नमस्कार। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर बी सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी मिर्जापुर के जिला अध्यक्ष हैं। एक लंबा शैक्षणिक अनुभव रखने वाले प्रोफेसर साहब आज राजनीति के जरिए जिले की सूरत बदलने के मिशन पर हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। मिर्जापुर के ग्रामीण इलाकों में प्रोफेसर साहब बुनियादी सुविधाओं की काफी कमी है, तो आप दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल को यहाँ के धरातल पर उतारने के लिए क्या ठोस ब्लूप्रिंट लेकर आए हैं? देखिए, जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का प्रश्न है, बिजली, पानी, सड़कें, अभी इन सब पर चर्चा करना मतलब बेमानी जैसा लगता है। जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से उस पर कार्य हो रहा है, सारी सरकारें कर भी रही हैं, लेकिन हमारी नज़र में आज जो ग्रामीण क्षेत्र की सबसे बड़ी बुनियादी समस्याएं हैं वो बुजुर्ग हैं, और उसमें बुजुर्ग में महिला बुजुर्ग जी। हम तो जा करके देख रहे हैं, उनके सामने बहुत बड़ी समस्या है। यद्यपि सरकारें उनके लिए बहुत सारी सुरक्षा संबंधी और माने सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो नाकाफी है, उनसे भला नहीं हो पा रहा है। तो निश्चित रूप से जब हमारी सरकार आएगी तो इस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। आपने कहा दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रही है, पंजाब में है। दिल्ली में शिक्षा का जो मॉडल रहा है, आपने देखा कि वो देश ही नहीं बल्कि दुनिया में चर्चा का विषय बना, दुनिया के लिए एक मॉडल बना। हमारे देश की सरकारें उसको स्वीकार करें या न करें, लेकिन देश के लिए मॉडल बना। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले गए, प्राइवेट पब्लिक स्कूलों से नाम कटा करके लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे का दाखिला दिलाने लगे। रिजल्ट पब्लिक स्कूलों से, प्राइवेट पब्लिक स्कूलों से बेहतर हमारे सरकारी स्कूलों का रहा है। तो शिक्षा का तो कोई जोड़ नहीं है आम आदमी पार्टी के शिक्षा मॉडल का। पंजाब में आप देख लीजिए, जो शिक्षा का मॉडल दिल्ली में लागू किया गया, पंजाब में भी लागू किया गया, और बहुत अच्छे ढंग से काम किया जा रहा है। जहां तक स्वास्थ्य के मॉडल का प्रश्न है, आज बहुत बड़ी समस्या लोगों के स्वास्थ्य की है। बराबर जब देखिए तो वहां अस्पताल ही खुल रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे बीमारी भी बढ़ रही है। हम आप या एक सामान्य व्यक्ति जितना भी कमाता है, वो चाहे मंथली कमाता हो चाहे ईयरली कमाता हो, यह मान करके चले कि कम से कम उसका 20% पैसा तो उसके बीमारी पर खर्च हो जा रहा है। तो जो भी सरकारें हों, कम से कम स्वास्थ्य की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और हमारी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का तो शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल बेजोड़ है, उसके बारे में तो खैर कुछ कहा ही नहीं जा सकता। प्रोफेसर साहब, मिर्जापुर अपनी पीतल और कालीन उद्योग के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन इन रोजगारों को पुनर्जीवित करने के लिए आपके पास क्या प्लान है, और यहाँ के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के लिए आपकी पार्टी की क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए भाई, मिर्जापुर का पीतल उद्योग और कालीन उद्योग तो विश्वविख्यात रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी वर्तमान की सरकारों ने क्या है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात जरूर करते हैं वो, लेकिन मिर्जापुर के बारे में तो हम लोग नहीं देख रहे हैं कि भाई यहाँ का पीतल और कालीन का उद्योग सर्वोपरि रहा है, जो विश्वविख्यात रहा है। मैं उस बात को दोहरा रहा हूं, लेकिन अभी भी जैसी स्थिति पहले थी वैसी स्थिति बनी हुई है। निश्चित रूप से हमारी जो सरकार आएगी तो वह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर, जो वहां का मेन प्रोडक्ट है, उस पर हम लोग वर्क करेंगे और नौजवानों को उससे जोड़ेंगे, जिससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान हम लोग दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जहां राजनीति अक्सर जातिगत समीकरणों पर टिकी होती है, वहां पर आप काम की राजनीति और किसी विशेष समुदाय पे हो रहे अत्याचार पर क्या कोई मोर्चा खोला है? इसके जरिए आप आम लोगों को अपने साथ कितना जोड़ पाए हैं? देखिए,
इसको कहने में कोई संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति आधारित है। हमारी जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, वह किसी पर्टिकुलर किसी जात विशेष के लिए कार्य नहीं कर रही है। वह हमारे देश में जितने भी लोग हैं, जितने भी समाज में रहने वाले वर्ग हैं, वो सभी के लिए कार्य करती है। हमारी आम आदमी पार्टी में जातिवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। अच्छा प्रोफेसर साहब, अक्सर ये आरोप लगता है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है। तो आप ये आम आदमी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की है वो दिल्ली और पंजाब के फैसलों पर ही डिपेंड रहती है। तो आप बताइए कि मिर्जापुर की जनता आप पर क्यों भरोसा करे, जबकि आपके पास स्थानीय मुद्दों के लिए मतलब इन मुद्दों पर स्वतंत्र निर्णय लेने की कितनी शक्ति है? देखिए, जैसे आपने कहा कि आम आदमी पार्टी का कोई नेता उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, मैं इस बात को बिल्कुल गलत काट रहा हूं। आपने माननीय सांसद संजय सिंह जी का नाम आपने सुना होगा। जी बिल्कुल। उनके जैसा बेबाक बोलने वाला नेता अगर कोई हिंदुस्तान में किसी भी पार्टी का हो तो हमसे आप बताइए, नंबर 1। दूसरी बात, संजय सिंह जी उत्तर प्रदेश के लिए चेहरा है। उत्तर प्रदेश में जब भी सरकार बनेगी तो चीफ मिनिस्टर संजय सिंह जी बनेंगे। अभी आपने देखा है संजय सिंह जी ने अयोध्या से संगम तक की एक यात्रा निकाली 12 दिनों की, फिर रामपुर से अमरोहा की दूसरी पदयात्रा निकाली और तीसरी पदयात्रा हमारे मिर्जापुर से सारनाथ की हुई थी। वो सड़कों पर चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? पैदल चल रहे हैं। इसलिए चल रहे हैं कि वो लोगों से मिल रहे हैं और लोगों की समस्याओं से अवगत हो रहे हैं और उनकी समस्याओं को देख करके, सुन करके, बारीकी से अध्ययन करके वो उसे संसद में उठाएंगे और व्यक्तिगत में किसी की समस्या है तो उसको उठाने का वो काम करते हैं। तो यह कहना कि उत्तर प्रदेश के लिए आम आदमी पार्टी का कोई नेता नहीं है, बिल्कुल नहीं। संजय सिंह हमारे सर्वमान्य नेता हैं। विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषक अक्सर आम आदमी पार्टी पर ये इल्जाम लगाते हैं कि ये वोट काटने वाली पार्टी है। जी देखिए, और क्या इस छवि को आप तोड़ पाएंगे? बिल्कुल तोड़। या फिर सर आपकी पार्टी का मकसद सिर्फ किसी खास दल को समझ लीजिए कि चोट पहुंचाना या नहीं, सवाल ही नहीं उठता। हम आपकी इस बात को भी कह सकते हैं। जब दिल्ली में पहला चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी जो पहला चुनाव लड़ी तो लोगों ने महत्व नहीं दिया। यह मानते थे कि लोग प्रचार करने, हम लोग तो वहां गए थे, लोग प्रचार करने जाते तो क्या ये सरकार बना लेंगे। और आपको ताज्जुब होगा कि पहली बार चुनाव लड़ा, पहली बार सरकार बनाई। यद्यपि वह सरकार कांग्रेस के समर्थन से बनी, लेकिन हमारे जो मुद्दे थे, हमारे जो विषय थे जिनको लेकर के हम आए थे, वो उनके दबाव में हम कर नहीं पा रहे थे, लिहाजा हमने उसको छोड़ दिया। फिर वह दिल्ली की सरकार ने इतने बम्पर वोटों से जिताई, 70 में 67 सीटें आम आदमी पार्टी को दी और 10 साल तक शासन किया। वर्तमान में खैर जो भी परिवेश रहा हो, आज वो सरकार नहीं। तो यह कहना कि हम केवल वोट काटने की राजनीति करते हैं, कतई नहीं। पंजाब को उदाहरण लीजिए, पंजाब का जो रिजल्ट आया, क्या किसी ने अपेक्षा किया था कि ऐसा रिजल्ट आएगा? तो यह आज की तारीख में तो कतई लागू नहीं होता। आम आदमी पार्टी स्थानीय मुद्दों को लेकर के काम कर रही है, स्थानीय समस्याओं के निदान के लिए काम कर रही है, हर वर्ग के लिए काम कर रही है और सरकार बनाने के उद्देश्य से वो काम कर रही है। वो किसी पार्टी के वोट इत्यादि काटने के बारे में तो वो स्वप्नवत समझिए। यूसीजी द्वारा हाल ही में अधिसूचित इक्विटी रेगुलेशन 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट और दुरुपयोग के योग्य बताते हुए इस पर रोक लगा दी। और कोर्ट ने यहाँ तक पूछा कि क्या हम एक प्रतिगामी समाज की ओर बढ़ रहे हैं? मिर्जापुर जैसे सामाजिक विधिक जिले में जहाँ छात्र हर वर्ग से आते हैं, तो आप इस नए कानून को समाज के लिए, न्याय के लिए बड़ा कदम मानते हैं या फिर ये कैंपस में एक विभाजन का काम कर रहा है? आपके पार्टी का क्या स्टैंड है या फिर इस अदालती हस्तक्षेप पर आपके पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, जहां तक आपने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, यह जो नया कानून 26 में आया है यूजीसी के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि इसके लिए जो कानून बनाए गए थे 2012 में वो निष्प्रभावी है, उसमें संशोधन परिवर्तन की आवश्यकता है। लिहाजा एक कमेटी बनी, माननीय दिग्विजय सिंह जी जिसके चेयरमैन थे, सभी लोगों ने मिलकर के अपनी रिपोर्ट तैयार की, यूजीसी को दी और यूजीसी ने उसको लागू किया। हंसी तो हमको इस बात की आती है कि जिसके निर्देश पर यह कानून लाया गया उसी सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक दिया, जबकि ऐसा कतई नहीं होना चाहिए।
बहरहाल कोर्ट ने यह जानना चाहा कि क्या हम प्रतिगामी समाज की ओर बढ़ रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं? हमारा जो संविधान है वो समता मूलक समाज की स्थापना पर जोर देता है। संविधान में उल्लिखित है कि भाई भारत में रहने वाले किसी भी जाति वर्ग संप्रदाय के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। और आज भी जब आप पूछ ही रहे हैं तो हमको कहने में कोई संकोच नहीं है। आज उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालयों के ले लीजिए, कितने बीसी, एससी, एसटी या ओबीसी के हैं विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में। प्रोफेसर को ले लीजिए, वहां भी देखिए तो यह कहना कि यूजीसी ने जो नियम लागू किया, यह कहना कि भाई सुप्रीम कोर्ट जिस पर रोक लगाई है, यह कहना कि हम प्रतिगामी समाज की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है। संविधान के अनुसार यह कानून आया था और संविधान के अनुसार होना चाहिए। यद्यपि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई दी है, अब चूंकि अदालत के पक्ष में वो चला गया है, तो अदालत जो निर्णय देगी उसको हम लोग सर्वमान्य करेंगे। केंद्र सरकार ने बजट 2026 में औद्योगिक गलियारे के पास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप जी और हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा की है। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि यह बजट रोजगार के बजाय, सजी रोजगार के बजाय आप समझ लीजिए केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जी इसका मूल उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर को केंद्र करता है। तो आप बताइए, मिर्जापुर जैसे जिले में जहां पे पीतल उद्योग और हमारा कालीन उद्योग ये मंदी से जूझ रहा है, तो यहाँ पर इन यूनिवर्सिटी टाउनशिप से स्थानीय जो यहाँ के युवा हैं उनको नौकरी कैसे, तुरंत नौकरी कैसे मिलेगी? तो क्या आपको लगता है कि यह बजट मिर्जापुर के ग्राउंड रियलिटी से कोसों दूर है? देखिए, जहां तक आपने कहा कि केंद्र की सरकार ने इस बजट में 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने की बात कही है। यूनिवर्सिटी टाउनशिप अगर वो स्थापित करेंगे तो उसमें विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी, महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। लेकिन केवल विश्वविद्यालय बना देने से या महाविद्यालय बना देने से यूनिवर्सिटी टाउनशिप का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं तो आवासीय विश्वविद्यालय हों, विद्यार्थियों के रहने के लिए आवासीय सुविधाएं हों, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शोध और अनुसंधान की सुविधाएं हों, और साथ ही साथ कौशल केंद्र खोले जाएं। जब कौशल केंद्र खोले जाएंगे तो जैसा आपने कहा कि भाई मिर्जापुर जिले के लिए पीतल उद्योग है, कालीन उद्योग है, तो जब कौशल के केंद्र खोले जाएंगे तो उन केंद्रों में विद्यार्थी अध्ययन करेंगे, अपने उनके अंदर जो गुण मौजूद हैं, जो कुशलता मौजूद है, जो कौशल मौजूद है, वो बाहर निखरेगा और मिर्जापुर के पीतल उद्योग और कालीन उद्योग से उनको जोड़ा जाएगा। यूनिवर्सिटी जो टाउनशिप का है, देखिए उसका उद्देश्य होना चाहिए कि भाई शिक्षा को सीधे रोजगार से जोड़ा जाए। तो जो भी शिक्षा इनके माध्यम से दी जाएगी, जब तक उसको रोजगार से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। प्रोफेसर साहब जी, आखिरी सवाल, अभी हाल ही में अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, यह तो आपका बहुत ही सुंदर प्रश्न है। अभी कुछ दिन पहले आप देख रहे थे कि भाई अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था। ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप को वह टैरिफ घटा करके 18% करना पड़ा। आप लोग तो पत्रकारिता से जुड़े हैं, आपको याद होगा कि अमेरिका से एक सम्मन अडानी जी के लिए आया था। अडानी के नाम एक सम्मन अमेरिका से आया था। तो अडानी जी को बचाने के लिए भारत सरकार ने ट्रंप को, जिसको कुछ दिन पहले तक दुश्मन मानते थे, उसको अपना मित्र बना लिया। और अमेरिका के साथ जो डील हुई है उसको सुन करके तो आपको आश्चर्य होगा कि ट्रंप ने कहा है कि अब तेल रूस से नहीं खरीदा जाएगा, अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदा जाएगा। जबकि हम आप सभी को पता है कि रूस हमारा परंपरागत मित्र रहा है। लेकिन मोदी जी ने केवल और केवल अडानी को बचाने के लिए अमेरिका से यह डील किया और रूस को तिलांजलि दे दी। अच्छा, वेनेजुएला का जो तेल होता है उसकी क्वालिटी बहुत पुअर होती है, उसके रिफाइन वगैरह पे इतना ज्यादा खर्च आएंगे कि भारत के लोगों को तेल महंगा मिलेगा, महंगा पड़ेगा। और डील की जो मुख्य बात है, हमने तो उसका अध्ययन किया है,
वो जो मुख्य बात है कि वहां से जो खाद्यान्न है, गेहूं, चावल, कपास, दुग्ध माने डेयरी मिल्क संबंधी जो उत्पाद है वो अमेरिका से आएंगे और उस पर टैरिफ, उस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, उस पर कोई टैरिफ नहीं है। तब आप समझिए कि जब अमेरिका से गेहूं आएगा और हमारे लोगों को अमेरिका के गेहूं सस्ता मिलेगा, तो हमारे यहाँ के जो किसान गेहूं और धान चावल पैदा करें उनका क्या होगा। आप देखिएगा भविष्य में इसका इतना दुर्गावी असर पड़ेगा कि लोगों को त्राह 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 करना पड़ेगा। यह जो डील अमेरिका के साथ किया गया है, मोदी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने किसानों के साथ खुला अन्याय किया है। हम लोग तो इसका खुला विरोध करते हैं और पुनः मोदी जी से आग्रह करते हैं कि उस डील को वो बंद करें, समाप्त करें। जी। तो ये थे प्रोफेसर बी सिंह, जिन्होंने मिर्जापुर की विकास और अपनी पार्टी की रणनीति पर विस्तार से हमसे चर्चा की। प्रोफेसर साहब, हमारे चैनल को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए दर्शकों बस इतना ही। हमसे जुड़े रहिए। कैमरामैन राज के साथ मैं हबीब खान, लखनऊ लाइव 63 न्यूज मिर्जापुर। धन्यवाद।